Hello students, in last video we complete our fourth lessons first 2 point Vedic literature and family system day-to-day life. In this video we are going to cover our next 3 points. So let's start with our first point, that is agriculture, animal husbandry, economic and social life. Agriculture was the main occupation during the Vedic period. वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था. मेनी ऑक्सन वेयर योक टुगेदर टू प्लग द फील्ड्स. द प्लग हैड आयरन प्लग शेयर्स. वैदिक पीरियड में खेती करने के लिए प्लग यानी कि हल का यूज किया जाता था और बहुत सारे ऑक्सन यानी कि बैल एक ही हल से जोड़े जाते थे. उस हल यानी कि उस प्लग का जो प्लग शेयर होता था वो आयरन यानी कि लोहे का होता था. The Atharvaveda considers insects, pests and other animals that destroy crops and suggests certain remedies. Crops यानी कि फसल, तो खेत की जो फसल है वो खराब करने वाली जो इंसेक्ट, पेस्ट या अदर एनिमल्स होते हैं उनसे फार्म के क्रॉप से क्रॉप की रक्षा करने के लिए या क्रॉप को बचाने के लिए अथर्ववेदा में रेमेडीज यानी कि उपाय जो है वो सजेस्ट किए हुए हैं. काउ डंग वॉज यूज्ड एज मैन्योर. वैदिक पीरियड में काउ डंग जो है वो एज अ मैन्योर यूज किया जाता था. मैन्योर मीन्स खाद और काउ डंग मीन्स गोबर. तो वैदिक पीपल जो है वो फार्म में क्रॉप्स की ग्रोथ, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, इसीलिए काउ डंग एज अ मैन्योर यूज करते थे. ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउज एंड डॉग्स हैड स्पेशल इम्पोर्टेंस. Cows were used as means of exchange. That is why cows were highly prized. People took special care to ensure that their cows would not be stolen. वैदिक पीरियड में काऊ एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान, लेन देन के लिए यूज की जाती थी. इसीलिए काउस की जो प्राइस थी वो बहुत ही हाई थी, ज़्यादा थी. वैदिक पीपल जो थे वो अपनी काउस चोरी ना हो इसीलिए उनकी बहुत केयर करते थे. The horse was valued because of its speed. The Vedic people were skilled in taming the horses and harnessing them to the chariots. वैदिक पीरियड में हॉर्स को उसके स्पीड के वजह से वैल्यू थी, बहुत इम्पोर्टेंस था. वैदिक पीपल जो थे वो हॉर्स को टैमिंग मीन्स वश करना या पालतू बनाना. तो हॉर्स को टैमिंग करने का, वश करने का जो स्किल था वो वैदिक पीपल में था. वो हॉर्स को वॉश करते थे और उसे चैरियट्स यानी रथ के साथ जोड़ते थे. Chariots in the Vedic period had spoked wheels, which are lighter than solid wheels. वैदिक पीरियड में जो चैरियट्स होते थे उसके जो व्हील्स होते थे वो स्पोक व्हील्स होते थे जो कि सॉलिड व्हील्स से बहुत ही लाइटर, हल्के होते थे. The horse-drawn and spoke-wheels chariots of the Vedic period were swift and speedy. तो वैदिक पीरियड में जो चैरियट्स थे उसके व्हील तो जो थे वो स्पोक व्हील्स थे और वो बहुत हल्के होते थे और हॉर्स बहुत स्पीडी एनिमल था. तो इन दो चीज़ों के वजह से वैदिक पीरियड के जो चैरियट्स थे वो बहुत ही स्पीडी थे. In this period, apart from agriculture and animal husbandry, several other occupations had also flourished. वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था और उसके साथ ही साथ वैदिक पीपल एनिमल हस्बेंडरी मीन्स पशुपालन भी करते थे. तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी के साथ ही साथ वैदिक पीरियड में और भी सेवरल ऑक्यूपेशन जो है वो फ्लरिश हुए थे. फॉर एग्जाम्पल वीवर्स, कारपेंटर्स, chariot makers, potters, etc. Artisans and people practicing various occupations were an important part of the social system. तो ये जो आर्टिशंस थे उन्हें वैदिक पीरियड के सोशल सिस्टम
में इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता था, वो इस सोशल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। दे फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नोन एज शेरनीज और गिल्ड्स। द हेड ऑफ द गिल्ड वॉज नोन एज श्रेष्ठी। तो ये जो आर्टिशंस थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को शेरनी या गिल्ड कहा जाता था और उस गिल्ड के हेड को श्रेष्ठी कहते थे। However, slowly the status of skilled artisans became secondary. लेकिन धीरे धीरे ये जो स्किल्ड आर्टिशंस थे उनकी जो सोसाइटी में पोजीशन थी वो सेकेंडरी हो गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेयर 4 वर्नस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वैदिक पीरियड में 4 वर्नस थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण जो थे वो सोसाइटी को डिफरेंट क्लास में डिवाइड करने के लिए बनाए गए थे। ब्राह्मण, इसमें ब्राह्मण ये जो वर्ण था इसमें टीचर और पुरोहित, प्रेस्ट इंक्लूडेड होते थे। क्षत्रिय ये जो वर्ण था इसमें वॉरियर्स यानी योद्धा इंक्लूडेड होते थे। वैश्य ये जो वर्ण था इनमें मर्चेंट्स यानी व्यापारी इंक्लूडेड होते थे। और शूद्र ये जो वर्ण था इसमें सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडेड होते थे। जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे वो शूद्र इस वर्ण में इंक्लूडेड थे। A varna was determined by the occupation of the people. In the later period, the varnas came to be determined on the basis of birth. शुरू में ये जो क्लासिफिकेशन था वर्ण का वो ऑक्यूपेशन के ऊपर आधारित होता था, लेकिन बाद में वो जन्म के ऊपर डिटरमाइन किया जाने लगा। जैसे जो मनुष्य ब्राह्मण वर्ण में पैदा होता था वो ब्राह्मण, जो शूद्र वर्ण में पैदा होता था वो शूद्र, इस तरीके से। These gave rise to caste. The caste system led to inequality in the society. वर्ण के वजह से कास्ट सिस्टम जो है वो बनी और इस कास्ट सिस्टम की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है, उच्च नीच जैसी जो विषमता है वो क्रिएट हुई। During the Vedic period, certain notions about leading an ideal life had become well established. वैदिक पीरियड में आइडियल लाइफ, आदर्श जीवन किस तरीके से जीना चाहिए इसके बारे में कुछ नोशंस थे यानी कि कुछ ओपिनियंस थे। There were 4 stages और 4 आश्रम्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से लेके डेथ तक, जन्म से लेके मृत्यु तक 4 स्टेजेस थी, उन्हें आश्रम कहा जाता था। The first ashram was the brahmacharya ashram or the period of staying with the guru to learn from him. फर्स्ट जो आश्रम था उसे ब्रह्मचार्य आश्रम कहते थे। इस स्टेज में मनुष्य जन्म से 8 इयर्स तक अपनी माँ के साथ रहता था और 8 से 25 ईयर का होने तक गुरु के साथ रहकर पढ़ाई और सांसारिक जो ज्ञान होता था वो सीखता था। The next stage after the successful completion of brahmacharya ashram was grihasthashram. तो ब्रह्मचार्य आश्रम ये जो स्टेज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो होती थी उसे गृहस्थाश्रम कहते थे। It was accepted that during this period a man would carry out his duties towards his family and society with the help of his wife. ये जो स्टेज थी इसमें मनुष्य अपने वाइफ की हेल्प से उसकी जो फैमिली है और जो सोसाइटी है उसके प्रति जो ड्यूटीज होती थी वो कंप्लीट करता था। The third stage was vanaprasthashram, when a man was accepted to detach himself from the household, retire to a solitary place and lead a very simple life. तो थर्ड स्टेज जो थी वो वनप्रस्थाश्रम थी। इस स्टेज में मनुष्य को अपने घर से दूर, जहाँ पे मनुष्य बस्ती नहीं होती, वहाँ पे जाके सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। The fourth stage was the sannyas ashram. At this stage, the convention was to renounce all relations, lead life in order to understand the meaning of human life and not stay in one place.
फोर्थ स्टेज जो थी वो संन्यासाश्रम थी। इस स्टेज में मनुष्य को अपने सारे रिलेशन तोड़ने पड़ते थे और किसी एक प्लेस पे न रुकते हुए न रहते हुए मनुष्य को मनुष्य जीवन का जो अर्थ है, मनुष्य जीवन का जो मीनिंग है वो समझने के लिए अपना जीवन जो है वो जीना पड़ता था, अपना जीवन जो है व्यतीत करना। Our next point is religious ideas. Religious ideas means धार्मिक विचार। तो अभी हम वैदिक पीरियड में रिलीजियस आइडियाज किस तरीके की थी ये देखेंगे। In the religious ideas of the Vedic period, forces of nature such as the sun, wind, rain, lightning, storms and rivers were given the form of deity. तो वैदिक पीरियड में रिलीजियस आइडियाज में सन, विंड, रेन, लाइटनिंग, स्टॉर्म और रिवर को दैतीज यानी कि भगवान का रूप मानते थे। वैदिक कंपोजिशंस प्रे देम टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्सेस। और ये जो सारे दैतीज थे, भगवान के रूप थे, उनसे लाइफ टाइम फोर्सेस यानी शक्ति मिलती रहे, इसीलिए वैदिक कंपोजिशन में उनकी प्रार्थना की जाती थी। द वैदिक पीपल पुट ऑफरिंग्स इनटू द यज्ञ फायर टू प्लीज देम। वैदिक पीपल जो थे इन भगवान को प्लीज यानी कि उन्हें खुश करने के लिए यज्ञ के आग में कुछ चीजें जो है वो ऑफर करते थे, मतलब अर्पण करते थे। These offerings were called हवि। यज्ञ के आग में जो चीजें ऑफर यानी कि अर्पण की जाती थी उन्हें हवि कहते थे। यज्ञ इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हवि इनटू फायर। यज्ञ का मतलब है कि आग में हवि यानी कि जो डिफरेंट चीजें होती है वो अर्पण करना। इनिशियली द यज्ञ रिट्स वेर सिंपल। लेटर ऑन द रूल्स ऑफ यज्ञ बिकेम हार्डर एंड हार्डर। The importance of priest went on increasing. वैदिक पीरियड की शुरुआत में ये जो यज्ञ की विधि थी वो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन धीरे धीरे यज्ञ के जो रूल्स थे वो हार्डर होते गए और यज्ञ करने वाले जो प्रेस्ट यानी कि जो पुरोहित थे उनका जो इम्पोर्टेंस था वो भी इंक्रीज होते गया। People in the Vedic period had thought about how the natural phenomena occur. Natural phenomena means sunrise, sunset, tides, eclipse. These are natural phenomena. So वैदिक पीरियड में जो पीपल थे वो ये नेचुरल फेनोमेना किस तरह से ऑकर होते हैं इसके बारे में भी उन्होंने सोचा था। समर इज फॉलोड बाय द रेनी सीजन एंड द रेनी सीजन बाय विंटर। दिस इज अ रेगुलर साइकिल इन नेचर। हमें पता है कि समर सीजन के बाद रेनी सीजन आता है और रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन, और ये जो है वो नेचर का एक रेगुलर साइकिल है। द साइकिल इन नेचर एंड द लाइफ साइकिल दैट मूव विथ इट वेयर टर्म बाय द वैदिक पीपल एज रीता। तो नेचर का जो ये साइकिल है और हमारे लाइफ का जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। सो इस साइकिल को वैदिक पीपल ने रीता ऐसा नाम दिया था। द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल इन द नेचर। ऑल लिविंग बीइंग्स जो है वो नेचर के साइकिल के ही पार्ट है। डिस्टर्बेंस इन द साइकिल ऑफ नेचर लीड्स टू क्लैमिटीज। क्लैमिटीज यानी कि विपत्ति, जैसे फ्लूड है, अर्थक्वेक है, इसे क्या कहते हैं? क्लैमिटीज कहते हैं। तो नेचर के साइकिल में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो उससे क्लैमिटीज आती है, विपत्तियां आती है। एवरीवन शुड बी केयरफुल नॉट टू लेट इट हैपन। नोबडी शुड ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर। तो नेचर के साइकिल में डिस्टर्बेंस ना आए इसीलिए वैदिक पीपल के कुछ रूल थे। जैसे नेचर के साइकिल में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना आए इसके लिए सबको केयरफुल रहना है, ये उसमें से एक रूल था। तो सेकंड रूल था नोबडी शुड ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर। नेचर का जो लॉ है वो कोई भी ब्रेक नहीं करेगा। इट वॉज बिलीव दैट फॉलोइंग दिस रूल्स वॉज टू फॉलो धर्म। और वैदिक पीपल का ये मानना था कि ये जो रूल्स है इन्हें फॉलो करना मतलब धर्म को फॉलो करने जैसा है। Our next point is political system. In the Vedic period, each village had a head known as Gramani. वैदिक पीरियड में हर एक विलेज के हेड को ग्रामणी कहते थे। A group of villages formed a Vish, whose head was called विशपति। और
बहुत सारे विलेज का ग्रुप मिलके विश बनता था और इस विश के हेड को विशपति कहते थे। सेवरल विश फॉर्म अ जना और बहुत सारे विश मिलके जना बनता था। लेटर व्हेन द जना सेटल्ड इनटू अ स्पेसिफिक रीजन इट केम टू बी नोन एज अ जनपद। और ये जो जना होता था वो जब स्पेसिफिक रीजन में सेटल हो जाता था तो उसे जनपद कहते थे। विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज को विश कहते थे और ग्रुप ऑफ विश को जना कहते थे। द हेड ऑफ द जना वाज नोन एज नृपा और राजा मीन्स किंग। The main duties of the king were to protect the people, collect taxes and run the administration efficiently. तो जना का जो हेड होता था उसे राजा कहते थे, किंग कहते थे और इस किंग की कुछ ड्यूटीज होती थी जैसे प्रोटेक्ट द पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनसे टैक्स कलेक्ट करना और अपने जना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राजकारभार है वो अच्छे से करना। In order to run the administration smoothly, the king appointed various officers. जना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली अच्छे से होने के लिए किंग को बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ते थे। द पुरोहित एंड द सेनापति ऑफ द आर्मी वेयर ऑफिसर्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। और वैदिक पीरियड में पुरोहित और आर्मी का जो सेनापति होता था, इन ऑफिसर्स को स्पेशल इम्पोर्टेंस था। The officer who collected the taxes was known as Bhagdu. Bhag means share. तो जो ऑफिसर लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था उसे भागदूत कहते थे। The person who collected the king's share of the produce of Jana was called Bhagdu. जना का जो प्रोड्यूस होता था उसमें से किंग का जो शेयर होता था उस शेयर को कलेक्ट करने वाले पर्सन को भागदूत कहा जाता था। There were 4 institutions who guided the king: सभा, समिति, विदत एंड जना। वैदिक पीरियड में किंग को गाइड करने के लिए 4 इंस्टीट्यूशंस होती थी: सभा, समिति, विदत एंड जना। सभा में जस्टिस यानी न्याय के बारे में कामकाज चलता था। समिति में राजकीय विषयों की चर्चा होती थी और वो जनरल मीटिंग होती थी और उसमें जो डिसीजन है उस मीटिंग में वो सबके सहमति से लिए जाते थे। और विदत में सैनिक हो या असैनिक से रिलेटेड और धार्मिक कामकाज के संबंधी चर्चा होती थी। द पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेटेड इन देयर वर्किंग। वुमेन टू पार्टिसिपेटेड इन द वर्किंग ऑफ सभा एंड विदत। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थी, इस इंस्टीट्यूशन के वर्किंग में उस स्टेट के जो पीपल होते थे, लोग होते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे। और सभा और विदत ये दो जो इंस्टीट्यूशंस थी, इनमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। द सभा कंसिस्टेड ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, whereas the समिति was a general body of the people. सभा जो इंस्टीट्यूशन था इसमें सीनियर सिटीजन जो है वो इंक्लूडेड होते थे और समिति जो थी उसमें जनरल बॉडी ऑफ द पीपल, मतलब वो जनरल होती थी, सब लोग उसमें इंक्लूडेड होते थे। लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट, स्मृति एंड पुराणास वेयर कंपोज। तो ये जो वैदिक थॉट्स थे सब, उसके बाद स्मृति और पुराना की भी निर्मित हुई, वो भी कंपोज हुई। स्मृति यानी कि धर्म ग्रंथ, हिंदू का धर्म ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता, इन्हें स्मृति कहते हैं। और पुराण यानी कि जिनमें संसार, ऋषि, राजाओं का वृत्तांत है, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड ग्रंथ होते हैं पुराण। तो वैदिक थॉट्स के बाद स्मृति और पुराना भी कंपोज किए गए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, द रिलीजियस स्ट्रीम बेस्ड ऑन वेदास, स्मृतिज, पुराणास एंड लोकल ट्रेडिशंस केम टू बी नोन एज हिंदुइज्म। आफ्टर अ पीरियड ये जो रिलीजियस स्ट्रीम थे, जो वेदा, स्मृति, पुराना और लोकल ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड थे, उसके ऊपर आधारित थे, वो हिंदुइज्म इस नाम से जाने जाते थे। Along with the Vedic stream, there were other religious streams which took a different position from the Vedic one regarding yajna rites and the varna system. तो यज्ञ रीत, वर्ण सिस्टम, ये जो वैदिक थॉट्स है, इससे डिफरेंट कुछ रिलीजियस ट्रेंड्स हमारे प्राचीन भारत में थे। So we will learn more about them in the next chapter.